खबरदार, जो तुमने इस लड़की को हाथ लगाया। शेरू, जो कि थोड़ी देर पहले ही इस लड़की को बेहोश करके गाड़ी में डाल रहा था, अपने बॉस की बात सुनकर हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अगर मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा तो इसे गाड़ी में कैसे डालूंगा? इसने मासूमियत से पूछा। तो मैं किस लिए खड़ा हूँ? मैं खुद इसे उठाकर गाड़ी में डालूंगा। साहिब, जल्दी कीजिए, इस वक्त हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं। अगर जरा सी भी देर कर दी तो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो मिनमनाते हुए बोला। तो इजाज खान तेजी से आगे बढ़ा, इस लड़की को अपने बाजू में उठाकर गाड़ी में डाल दिया। वो अभी नीम बेहोशगी में थी। सबसे पहले वो इसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे थे। अभी इन्हें अपने साहिब की तरफ से इशारे का इंतजार करना था। जिस शख्स ने इन्हें लड़की अगवा करने के लिए कहा था, वो अब फोन बंद करके बैठा हुआ था। जब तक इजाज को इसकी तरफ से कोई हुक्म नहीं मिलता, तब तक वो यहाँ से हिल नहीं सकता था। वो मुसलसल 1 घंटे से रो रही थी और इसकी मिन्नतें कर रही थी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। एक तो तुम बहुत खूबसूरत हो और रोते हुए तुम हसीन लग रही हो। अभी और इसी वक्त अपने आंसू साफ करो, वरना अगर मेरी नीयत खराब हो गई तो मैं। बात करते करते वो खामोश हो गया। इसने अपनी मुट्ठियां बीच ली थी। आज से पहले इसने इस कदर हसीन औरत कभी नहीं देखी थी। उसको देखकर बार बार उसका ईमान डगमगा रहा था। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें अगवा करने के मुझे पैसे मिले हैं। मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने की इजाजत दे सकता हूँ? तुम्हें मैंने कल ही एक और जगह पर पहुंचाना है। उन लोगों की मिन्नतें करके देख लेना। अगर उन्होंने तुम्हारी मदद कर ली तो ये तुम्हारी अच्छी किस्मत होगी। ये कहकर वो दोबारा से कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। अगले दिन रात के वक्त वो उसे लेकर एक छोटी सी इमारत में चला गया, जो कि एक वीरान इलाके में मौजूद थी। जब वो उसे लेकर वहां दाखिल हुआ था तब कोई भी मौजूद नहीं था। उसे यही हुक्म दिया गया था कि उस लड़की को कुर्सी के साथ बांध देना। बाद में 2 आदमी आएंगे और उससे निपट लेंगे। उसने ऐसा ही किया, मगर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। हर थोड़ी देर बाद वो अंदर जाकर देखता। शेरू, जो कि उसका खास आदमी था, वो तंग आ चुका था। बॉस, आप कोई तीसरी बार जाकर उस लड़की को देकर आ रहे हैं। अगर आपको वो इतनी पसंद आ गई है तो उसे अपने साथ लिए चलते हैं। उसके साथ आराम से एक रात गुजारें, अपनी ख्वाहिश पूरी करें और फिर छोड़ दीजिएगा। शेरू ने बेजारियत से कहा। यह तुमने क्या कहा? जरा फिर से बोलो। एजाज खान ने एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर मारा और वो दर्द से बिलबिला उठा। बॉस, मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की बात कर रहा था। मैंने आज से पहले आपको कभी भी किसी लड़की के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा। मुझे इसकी फिक्र नहीं हो रही, मैं तो बस वैसे ही। ठीक है बॉस, अगर अब आपका दिल भर गया हो तो क्या हम यहां से चल सकते हैं? हाँ चलो चलो, मैंने एक और जगह पर भी जाना है। एक बहुत अहम काम फंसा हुआ है। अगर आज वो काम हो जाता है तो 5 करोड़ की रकम मिलेगी। ना करें बॉस, मतलब मेरा इसी महीने चाइना घूमने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। तुम्हारा वो ख्वाब तुम्हें वैसे ही पूरा कर देता हूं। दरअसल कुछ लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल करवाना है। इस सिलसिले में भी तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर यकीन है, तुमसे बेहतर ये काम कोई और कर ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें वहां पर भेजूंगा। तुम्हारे खाने पीने का, रिहाइश का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। वहां पर जो जी चाहे करना, घूमना फिरना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। अरे वाह बॉस, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आप मुझे उस वक्त क्यों नहीं मिले जब मैं सड़कों पर धक्के खा रहा था? अच्छा अच्छा, बस करो, नौटंकी शुरू मत कर देना। तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कोई नेक काम करने की तरफ रागिब कर रहा हूं। इस बार वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों इस छोटी सी इमारत से काफी दूर आ चुके थे। एजाज का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उस बेचारी लड़की को ना जाने इन लोगों ने क्यों अगवा किया है। वो तो बहुत मासूम और प्यारी सी है। कहीं उस पर आपका दिल तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, फिर चलें, गाड़ी में बैठे, हम यहां से जा रहे हैं। अभी वो गाड़ी में जाकर बैठा ही था, न जाने उसके दिल में क्या आया। तेजी से बाहर निकला और उस इमारत की तरफ भाग गया। शेरू पीछे उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बॉस, आप जितना मर्जी क्यों ना इनकार कर लें, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि आप मोहब्बत जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। अब यहां से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर इस बार आप जिस इंसान से पंगा लेने जा रहे हैं वो इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। अब अल्लाह ताला ही आपको बचा सकता है। वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मालूम था कि थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को उठाकर आ जाएगा और उन्हें फौरी यहां से निकलना होगा। जब एजाज इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो उसे लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसका खून गुस्से से खौल रहा था। सामने नजर आने वाले मंजर को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। दरअसल 2 लोग वहां पर मौजूद थे जो उस लड़की को तंग कर रहे थे। उनमें से एक शख्स उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा शख्स उसे मजीद जोश दिला रहा था। साहब का हुक्म है कि इसके साथ ज्यादती करके इसे किसी कूड़े करकट में फेंक दो, ताकि ये सब लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इसके खानदान वालों को भी पता चल जाए कि हम लोगों से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस लड़की को छोड़ दो।
एक अजनबी आवाज पर वो दोनों चौंक उठे। पलट कर देखा तो एजाज साहब खड़े थे। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम दोबारा वापस क्यों आ गए? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया था और पैसे भी तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। मैंने तुम लोगों को कहा है इस लड़की को छोड़ दो। अब की बार उसने अपनी बात पर जोर डाला तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे देखो तो, चींटी के भी पर निकल आए हैं। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो फौरी यहां से दफा हो जाओ, वरना साहब को तुम्हारी इस हरकत के बारे में इल्म हो गया तो वो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे। मैं अपने रब के अलावा किसी इंसान से नहीं घबराता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, वरना अगर मेरा मीटर शार्ट हो गया तो तुम जानते हो मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाता। तुम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ही ख्याल कर लो, क्योंकि यतीम लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। ये मैं अपना तजर्बा तुम लोगों को बता रहा हूं। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बच्चे पर नजर रखे। उनमें से एक शख्स तेजी से आगे बढ़ा ताकि उसे मार सके। एजाज ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और उसकी पेट पर जोरदार लात मारी। उसके साथ ही उसकी गर्दन को झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। क्या फायदा तुम लोगों का इतना अरसा ट्रेनिंग करने का जब तुम लोग एक इंसान को ही काबू में नहीं कर सकते? दूसरा शख्स आगे बढ़ा, उसके साथ भी एजाज ने यही किया। दोनों बेहोश हो चुके थे। फारिया कोने में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा जिस्म हिचकियों की वजह से हिल रहा था। क्या तुम ठीक हो? वो आगे बढ़ा। प्लीज मुझसे दूर हो जाएं, मुझे कुछ मत कहें, मुझे आपसे डर लग रहा है। खुदा के लिए मुझे यहां से जाने दें, मुझे अपने ताया जान के पास वापस जाना है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। वो अब उसके हाथ खोलने लगा जो सख्त रस्सी की वजह से सुर्ख हो गए थे। अब की बार वो उसकी कलाइयों पर नरम अंदाज में हाथ फेरने लगा। उसे वहां से उठाया, अपनी चादर उसको दी और उसे अपने साथ बाहर लेकर निकलने ही लगा था कि उसे अंदाजा हुआ कि वो लड़की लंगड़ा कर चल रही है। क्या हुआ तुम्हारी टांग को? उस काले ने जोर से लोहा मारा था, मुझे लगता है जख्म हो गया है। अब की बार वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। देखो, बस कर जाओ, बच्चों की तरह मत रो। मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर मैं क्या करूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मेरी टांग जख्मी है? वो चिढ़ते हुए बोली। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? यहां पर मैं तुम्हारी पट्टी तो नहीं कर सकता। और ये कहकर उसने उसे बाजुओं में उठा लिया। फारिया बुरी तरह बौखला गई थी। उसके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयां देखकर एजाज ने बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोका। मुझे नीचे उतारें, उसने मिनमिनाते हुए कहा। जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक तुम्हें नीचे नहीं उतार सकता, वरना तुमने फिर से अपना बाजा बजाना शुरू कर देना है। तुम्हें पता है कि पिछली एक रात से मैं सो नहीं पाया और अब मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। आंखें बार बार बंद हो रही हैं, दिल कर रहा है गहरी नींद सो जाऊं। वो यूं उससे बातें कर रहा था जैसे उसका पुराना दोस्त हो, इस हकीकत को नजरअंदाज करके कि उसे किडनैप करने वाला भी वही जालिम इंसान था। क्या आप अच्छे किडनैपर हैं? उसने मासूमियत से पूछा तो वो इतना जोर का हंसा कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा किडनैपर नहीं हूं, मैं तो बहुत ही जालिम इंसान हूं। तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों आजाद करवा रहे हैं? वो हैरानगी से पूछने लगी। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें एक और कैद में ले जा रहा हूं, जहां पर तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। क्या मतलब है इस बात का? वो जोर जोर से हिलने लगी ताकि नीचे उतर सके, मगर एजाज ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। उसका साफ मतलब यह है कि मेरी प्यारी होने वाली बीवी, कि मैं तुमसे निकाह करने वाला हूं। अब तुमने अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, मेरी इजाजत के साथ। भूल जाओ कि तुम्हारे कोई घर वाले थे, अब तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है एजाज खान। उसके अलावा तुम्हें किसी और का नाम याद नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे जाने दें, मुझे अपने ताया जान के पास जाना है। तुम्हारे ताया जान के बारे में मैंने सारी मालूमात निकलवा ली हैं। वो एक नंबर का खबीस इंसान है, उसी ने तो मुझे तुम्हें किडनैप करने का कहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी जायदाद से मोहब्बत करते हैं, मासूम चिड़िया। इतना अरसा उन्होंने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा हुआ था ताकि उन पेपर्स पर साइन करवा लें जो उनके काम के हैं। अब चूंकि उनका काम मुकम्मल हो चुका है, तुम्हारी उनकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें किडनैप करके उस जगह पहुंचा दूं। मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर घटिया इंसान होगा, अपनी ही भतीजी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करवाएगा। फारिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और जिन लोगों को उसने अपना मुखलिस समझा था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दे दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया इस कदर जालिम होगी। तो अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप भी मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देंगे?
बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आजाद कर दें, इसके अलावा मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। मुझे अभी आपसे निकाह नहीं करना, मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक आप मुझसे शादी ना करें। वो आंखें झुकाकर बोली, अच्छा कितना बड़ा होना है तुम्हें? जहां तक मुझे लगता है तुम तो एक मुकम्मल जवान खूबसूरत लड़की हो। वो उसके सरापे को अपनी नजरों के घेरे में लिए बोला तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? उसने दोबारा नीचे उतरने की कोशिश की, तब तक गाड़ी भी आ चुकी थी। इंतहाई एहतियात से एजाज ने उसे पिछली सीट पर लेटाया और खुद फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। देखा साहब जी, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप इस लड़की के दीवाने हो गए हैं? शेरू हंसते हुए बोला। एजाज ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और सख्त अल्फाज में कहने लगा, उतरो गाड़ी से। जी साहब जी, मैं समझा नहीं। वो हैरान हुआ। मैं कोई फारसी में बात नहीं कर रहा, तुम्हें कह रहा हूं कि उतरो गाड़ी से। किसी और तरह से मेरे घर आ जाना, लेकिन फिलहाल यहां से निकलो। मैंने इस लड़की को अकेले लेकर जाना है। साहब जी, ये दुश्मनों का इलाका है। अगर किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो यही समझना कि तुम्हारी शहादत का वक्त आ गया है। अब चलो, ज्यादा बातें ना बनाओ और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। मुझे पहले ही पता था, मैं इसी दिन से घबरा रहा था। मुझे डर था कि अगर आपको मोहब्बत हो गई तो आप मुझे भूल जाएंगे, मेरी वफादारियों को नजरअंदाज कर देंगे। अरे इतना अरसा मैंने आपका साथ निभाया और मुझे उसका ये सिला मिल रहा है। वो ड्रामेबाजी पर उतर आया था। एजाज उसके सारे ड्रामों से अच्छे तरीके से वाकिफ था, इसलिए बगैर कोई तासुर दिए खामोशी से उसको देखे चला जा रहा था। तुम अपनी मर्जी से उतर रहे हो या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर गाड़ी से बाहर निकालना पड़ेगा? जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप सारी उम्र पछताते रहेंगे। आप कभी भी मुझे नहीं भूल पाएंगे। रातों को उठ उठ कर रोएंगे, लेकिन तब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब की बार तो उसने ड्रामेबाजी की इंतहा कर दी थी। एजाज बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर आने वाली मुस्कुराहट को रोक रहा था। उसे वहां से उतारने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ बढ़ गया। वक्फे वक्फे से वो मिरर में अपनी महबूबा का दीदार भी कर रहा था। तुम्हारे नजदीक में मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? न जाने उसके जहन में क्या आया कि उसने सवाल पूछ डाला। मोहब्बत एक ऐसे जज्बे का नाम है जिसे महसूस करके आपको सुकून मिले, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वो हैरान हुआ। आपको पता है, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत सुकून की है। इंसान के पास दुनिया की तमाम दौलत मौजूद हो, लेकिन सुकून मौजूद ना हो तो उसकी जिंदगी बेरंग होती है। इस बात से तो एजाज भी इत्तफाक करता था। उसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था और कुछ तो उसने लोगों से छीन कर हासिल कर लिया था, मगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो हर वक्त उसके वजूद का हिस्सा बनी रहती थी। मगर जब से उसने इस लड़की को देखा था, तब से वो बेचैनी कहीं दूर जाकर सो गई थी। तो क्या उसे मोहब्बत हो गई थी? उसने खुद से पूछा और खुद ही अपने सवाल पर मुस्कुरा दिया। उसके दिल ने इस बात का एतराफ कर लिया था कि उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? फारिया उसके सवाल पर उसने गहरी सांस ली। उसकी नजरों के सामने फारूक का चेहरा घूमने लगा था। उसे मोहब्बत हुई थी, बहुत शदीद मोहब्बत हुई थी। उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार हो गई थी। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मगर उस शख्स ने आखिर में दगा दे दिया था। उस शख्स ने बेवफाई कर दी थी। किस गहरी सोच में डूब गई हो? लगता है तुम्हें वाकई किसी से मोहब्बत हुई थी। एजाज ने पुरसोच नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाते कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी थी। मेरी माँ के अलावा कभी किसी ने मुझे तवज्जो नहीं दी, इसलिए मुझे कभी किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकी। उसने एक फर्जी कहानी बना ली। अगर कोई तुम्हारी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए तो क्या तुम उसका हाथ थाम लोगी? न जाने आज उसे क्या हो गया था जो वो इतने अजीब सवाल कर रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या करूंगी। आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें, मुझे बहुत कोफ्त होती है। उसने चिढ़ते हुए कहा तो वो भी खामोश हो गया। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी थी। चलो अंदर चलो। वो खामोशी से अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो लड़खड़ाकर चल रही थी। एजाज जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दे दिया। उस पर वो कुछ भी ना बोली, बल्कि खामोशी से सामने की तरफ ही देखती रही। उसकी ये खामोशी एजाज को किसी बड़े खतरे का पेश खैमा लग रही थी। जितना ज्यादा अब वो उस छोटी सी इमारत में चिल्ला रही थी, अब वो उतनी ही खामोश हो गई थी। कहीं तुम यहां से भागने के बारे में तो नहीं सोच रही? अगर ऐसा कोई ख्याल भी तुम्हारे जहन में आए तो उसे खुरच कर निकाल दो, क्योंकि मैं किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं होने दूंगा। मैं या तो तुम्हें जान से मार दूंगा या हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रखूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। क्या तुम अपनी जिंदगी में आने वाली सब लड़कियों के साथ ऐसा करते हो? उसने अजीब से अंदाज में पूछा।
मेरी जिंदगी में तुमसे पहले आज तक कोई लड़की नहीं आई और ना ही मैंने कभी किसी औरत की तरफ इतनी गौर से देखा है। तुम्हें ना जाने ऐसी कौन सी कशिश थी जो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो गया। अब मैं उसी के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिस पर एजाज खान का दिल आया है। तुम इसे खुशकिस्मती कहते होगे, लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी तवज्जो या तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। अगर तुमने मुझे जान से मारना है तो मार दो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारी गुलाम बनकर जिंदगी गुजारूंगी। वो लड़की जो थोड़ी देर पहले डरी सहमी बैठी थी अब एकदम से शेरनी की तरह गुर्राने लगी थी। तुमने कुछ तो खास बात है, वो ना चाहते हुए भी उसे दाद दे रहा था। वो उसे उसका कमरा दिखा चुका था। दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसके मुताबिक एजाज ने फैसला किया था वो 3 महीने के बाद उससे निकाह करेगा। इस दौरान वो उसके साथ रहेगी, वक्त गुजारेगी। वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और जहनी तौर पर तैयार होंगे। रात 12 बजे का वक्त था। सारी हवेली गहरी खामोशी में डूबी हुई थी, जबकि वो अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नजरों के सामने फारूक का चेहरा घूम रहा था, जो उसके ताया जान का ही बेटा था। इसने उसे बहुत बुरी तरह जलील किया था। वो दिन आज तक नहीं भूल पाई थी जब वो उसके पास मोहब्बत की भीख मांगने के लिए गई थी। सर्दियों की यख बस्ता रात थी। सब लोग अपने कमरे में लेटे आराम कर रहे थे, जबकि वो हमेशा की तरह एक कोने में मौजूद आंसू बहा रही थी। कल दिन के वक्त उसने फारूक को किसी औरत के साथ घूमते हुए देखा था और उससे वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। जिस इंसान से मोहब्बत की जाए और उसके पहलू में किसी और इंसान को देखा जाए तो यह चीज आशिक को पागल करने के लिए काफी होती है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। महीना पहले तक फारूक इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और उसे कह रहा था कि वो इसकी जिंदगी में मौजूद वाहिद लड़की है और वो इसके अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। और फिर अचानक ही उसकी बेवफाई फारिया के सामने आ गई, जिसने इसे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। कई कई रातों तक वो सो नहीं पाई थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो उससे पूछने के लिए आ गई थी। फारूक जो कि अपने कमरे में बैठा महविश से बातों में मसरूफ था, दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए चौंक गया। जाकर दरवाजा खोला तो सामने ही वो हसीना खड़ी थी। क्या हुआ है? रात के इस पहर यहां पर क्या कर रही हो? उसने थोड़े से सख्त लहजे में पूछा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया? वो रोते हुए कहने लगी। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? रात के इस पहर आकर मुझसे किस तरह की बातें कर रही हो? चीखी तो कह रही हूं मैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की मौजूद नहीं है, मगर कुछ दिन पहले तुम उस औरत के साथ बैठे लंच कर रहे थे और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं घुमाने भी लेकर गए थे। वो किसी रटे हुए तोते की तरह उसे सारी बातें सुना रही थी। सबसे पहली बात तो यह कि मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब देने का जिम्मेदार नहीं। दूसरी और अहम बात, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से बेकाबू हो गया था। एक तरफ फोन पर उसकी महबूबा मौजूद थी और दूसरी तरफ उसकी कजन ने आकर उसका दिमाग खराब कर दिया था। महविश ने भी ये कहकर गुस्से से कॉल काट दी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और अब वो अपना सारा गुस्सा फारिया पर उतारने वाला था। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? आप कैसे मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूं? देखो, अपनी फजूल की बातें लेकर यहां से दफा हो जाओ। ना तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और ना ही मुझे तुम्हारी जात में कोई दिलचस्पी है। किसी जमाने में मैंने कह दिया होगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन वो भी मैंने यूं ही बोल दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ लड़की होगी कि उसे सच समझने लगोगी। क्या आपके नजदीक जज्बात की कोई कदर नहीं? वो तड़प कर बोली तो वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, मेरे नजदीक तुम्हारे जज्बात की कोई कदर नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इन जज्बात को ठंडा कर सकता हूं। मैं तुम्हारी आरजू पूरी कर सकता हूं। तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, बेसाख्ता फारिया का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? ये कहकर वो उस पर झपट पड़ा। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो जाता, बाकी घर वाले भी शोर की आवाज पर सुनकर उठ गए। उसकी ताई जान वहां पर पहुंच गई। अपने बेटे को कुछ कहे बगैर उन्होंने फारिया के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे जलील करते हुए कहा, बेगैरत, मुझे उसी दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जिस दिन तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया निकलोगी। वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब घर वालों ने उसे बेगैरत और जलील औरत का लकब दे दिया था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था।
اس کی تائی جان نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا جہان سے بیگانہ ہوتی، کسی کا مہربان ہاتھ آگے بڑھا اور تائی جان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تایا جان تھے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو کچھ بھی کہا، اور خبردار جو کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ میں وہ سارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جو میری بیٹی کی طرف بڑھیں گے۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے کی ٹھیک طرح سے پرورش نہیں کر پایا، اور نہ ہی میں اپنی بیگم کو لگام ڈال پایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے خاندان میں سے کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سوائے تایا جان کے، اور جب تایا جان کی آواز اونچی ہوئی تو ساری آوازیں خود بخود دھیمی ہو گئیں۔ فاروق آگے بڑھا تھا تاکہ اپنے باپ کو کچھ کہہ سکے، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے رکنے کا اشارہ کرتے کہنے لگے، میں تمہاری کوئی بھی فضول بات نہیں سنوں گا، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنی معصوم پاک دامن بچی کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ کبھی بھی تمہیں گناہ کی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ تم خود ہی ذلیل اور گھٹیا انسان ہو۔ تم خود اس گھر سے نکل رہے ہو یا پھر مجھے تمہیں دھکے دے کر نکالنا ہوگا۔ آمنہ بیگم آگے بڑھی تاکہ اپنے شوہر کو سمجھا سکیں، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر تک انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے بے دخل کر دیا تھا اور اپنی بھتیجی کو لے کر اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا تم فاروق سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ خود میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، مجھے یوں محسوس کروایا تھا جیسے میں اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوں، لیکن پھر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں اس سے سوال جواب کرنے کے لیے گئی تو وہ مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میری بیٹی بس خاموش ہو جاؤ، تمہاری آنکھ میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور جہاں تک میرے اس نالائق بیٹے کا سوال ہے تو تم اسے بھول جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں سکندر سے تمہارے بارے میں بات کر سکتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے، اپنی کمپنی چلا رہا ہے، میچور بھی ہے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا، تمہیں محبت بھی دے گا اور مان بھی بخشے گا۔ میں سکندر بھائی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں نے کبھی بھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تایا جان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا اسے مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ بیٹا تو کون سا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کل ہی اس سے نکاح کر لو، اور نہ ہی میں تمہیں شادی کے لیے مجبور کر رہا ہوں، بلکہ ایک پیشکش تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی اولاد سے کمتر نہیں سمجھا، بلکہ میرے لیے تو تم ان سب سے زیادہ عزیز ہو۔ جس دن میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسی دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا تمہیں زمانے بھر کی خوشیاں دوں گا، کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، مگر لگتا ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے نہیں تایا ابو، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، یہاں میری بھی غلطی تھی، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں خود کو سنبھال لوں گی۔ اپنی بھتیجی کو سمجھانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ صرف اور صرف چند مہینوں تک محدود رہا۔ اس دوران وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے، کیونکہ وہ ساری جائیداد کی مالک تھی۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہو جاتی وہ اسے ایک پیپر پر دستخط کروا کر سب کچھ اپنے نام کروا لینے والے تھے۔ اگلے ہی دن وہ اپنے بیٹے کے پاس اس کے فلیٹ پر چلے گئے۔ فاروق نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو نفرت کا اظہار کرنے لگا، مگر انہوں نے اس سب کو نظر انداز کرتے اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھو بیٹا، کل جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی ساری جائیداد کی مالک ہے، اسے کسی نہ کسی طرح قابو میں رکھنا ہے۔ اگر وہ ہاتھوں سے نکل گئی تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ سارا ڈرامہ اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ وہ میرے قابو میں آ جائے، اور تم بھی اب جا کر اسے معافی مانگ لو، اس کے دل میں اپنی جھوٹی محبت دوبارہ سے ڈال دو، اور پھر بعد میں اسے چھوڑ دینا۔ تب تک میں بھی جائیداد اپنے نام کروا لوں گا۔ بابا جان، میں تو ایک لمحے کے لیے واقعی حیران رہ گیا تھا کہ آپ کو کیسے اس سے محبت ہو سکتی ہے، مگر اب آپ کا اصل چہرہ دیکھ کر آپ مجھے واقعی اپنے فیل ہو رہے ہیں۔ بکواس بند کرو بے غیرت انسان، میں یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اور تم لوگ ہی مجھ پر طنز کر رہے ہو۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مقصد طنز کرنا ہرگز نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ فاروق نے اسی شام جا کر فاریہ سے معافی مانگی اور اپنی محبت کا جھوٹا اظہار کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی محبت کی ترسی ہوئی تھی، بہت پہلے ہی والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ خاندان والے اپنائیت کا اظہار تو کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی اہم تہوار آتا تھا تو وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتے، اور اگر وہ ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتی تو اس کی کزن اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ ہمارا فیملی ایونٹ ہے اور تمہاری
हमारी फैमिली इवेंट में कोई जगह नहीं, तुम हमारे खानदान का हिस्सा नहीं हो। इस तरह की बातें सुनकर उसे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, मगर सब्र करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खुदा का शुक्र था कि उसने कभी भी बाहर मोहब्बत तलाश करने की कोशिश नहीं की थी, वरना वो बुरी तरह से जलील और रुस्वा हो जाती। जब वो 18 साल की हो गई और उसके ताया ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, तो शहर के सबसे बड़े गुंडे एजाज खान को एक अहम काम सौंप दिया। मैं तुम्हें अपनी भतीजी का पता दे रहा हूं, जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकले तुम उसे उठा लेना और एक वीरान जगह पर फेंक देना। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें पता भी भिजवा दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे साथ किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना तुम जानते हो कि मैं कितना खबीस इंसान हूं। वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बल्कि उसके साथ साथ एक बहुत बड़े माफिया भी थे। उनकी असलियत के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जिन्हें इल्म था वो उनसे बहुत खौफजदा रहते थे। अरे साहब, मैंने पहले कभी आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है जो इस बार करूंगा? आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी तस्वीर भेज दें और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगा। वो खुद हालात का सताया हुआ एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे वक्त ने ही ऐसा बनाया था। वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था जब उसकी माँ उसे लेकर कोठे से भाग गई थी। वो किसी अमीर इंसान की ही नाजायज औलाद थी, जिसे बाद में उस शख्स ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अपनी इज्जत को मजीद खतरे में डालने से बचाने के लिए कोठे से भागने का फैसला किया, और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी। जिस चौकीदार ने उसकी मदद की थी, उसकी नीयत यकदम ही बदल गई। वो पहले उन्हें लेकर किसी छोटे से गांव में मौजूद एक बोसीदा मकान में आया। उसने कोमल बेगम से यह वादा किया था कि मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हारे बेटे को भी अपना लूंगा। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजरा तो वो अपने इस वादे से मुकर गया और एक बुरी पेशकश उसके सामने रखते कहने लगा, वैसे भी तुम बहुत सारे लोगों को खुश करती आई हो, तो मुझे भी क्यों नहीं खुश कर देती? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, तुम्हें उस गंदगी से बाहर निकाला, मुझे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। यह सुनकर कोमल बेगम को लगा कि सातों आसमान उनके सर पर गिर गए हों। वो जो सच में समझने लगी थी कि कोई इंसान उनसे मोहब्बत करने लगा है और उन्हें इज्जत देने के लिए तैयार हो गया है। अभी उस इंसान के मुंह से जब इस तरह की बातें सुनी तो उनका दिल किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाएं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप जानते हैं कि मैं तौबा कर चुकी हूं और अब मजीद मेरे लिए उस गुनाह की दलदल में जाना नामुमकिन है। कोई बात नहीं, एक आखिरी बार गुनाह कर लो, उसके बाद फिर से तौबा कर लेना। खुदा के लिए खामोश हो जाएं, मजीद कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अगर आप मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद रख रहे हैं तो ये उम्मीद भी अपने जहन से निकाल दें। एजाज खान, जो कि थोड़े ही फासले पर खड़ा अपनी माँ को उस इंसान से लड़ते देख रहा था, तेजी से आगे बढ़ा और उस चच्चा को जोर से धक्का देते कहने लगा, गंदे इंसान, मेरी माँ से दूर हो जाओ, मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना। ओ किसी साहब की नाजायज औलाद, तू किस हक से मुझे हाथ लगा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? ये कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ एजाज को मारा, जो दूर जा गिरा था। उस इंसान ने अपना बेल्ट निकाला और बेल्ट से उस बच्चे को मारने लगा। वो एक मासूम छोटा सा बच्चा दर्द से बिलबिला रहा था। उसकी माँ चौकीदार को दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। एजाज को अच्छे तरीके से याद था कि वो उस वक्त बहुत तकलीफ में था जब वो जालिम इंसान उसकी माँ की तरफ बढ़ा और उसे अपने काबू में करने लगा। फिर इस छोटे से बच्चे के सामने ही उसने उसकी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया और आखिर में उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। ये सब देखकर उसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उस इंसान से जरूर बदला लेगा, उसके साथ भी वैसा ही सलूक करेगा जैसा सलूक उसकी माँ के साथ किया गया। उस औरत को ठिकाने लगाने के बाद वो एजाज की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी सांसें रोक ली। आज भी जब वो सोचता है तो उसे हैरानगी होती है, क्योंकि उस वक्त इसकी हालत ऐसी थी कि अगर इसकी मदद के लिए लोग ना पहुंचते तो वो यकीनन इसके साथ कुछ कर जाता, मगर अल्लाह ताला ने शायद उसे इंतकाम लेने के लिए जिंदा रखा हुआ था। वो पूरा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन उस घर में एक बूढ़ी औरत आई जो कि कुछ अरसा पहले यहां पर रहती थी, मगर फिर अपने बेटे के पास दूसरे गांव चली गई थी। उसने जब अपने घर के अंदर एक मरी हुई औरत और जख्मी बच्चे को देखा तो खौफ से चिल्लाने लगी। सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए थे और उस औरत को दफना दिया गया और बच्चे को लेकर एक आदमी अपने घर चला गया। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो एजाज की अच्छी परवरिश करने लगा, उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर तब उसका जहन शैतानी हो चुका था। उसे स्कूल पसंद नहीं था, उसे मार पीट पसंद थी। वो जानता था कि जब वो एक मजबूत इंसान बन जाएगा तभी उस जालिम शख्स से बदला ले पाएगा। उसका उठना बैठना सबसे आवारा और घटिया लोगों में होता था। ये बातें उसके सौतेले माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। वो उसे समझाते रहते थे, मगर मजाल है जो उनमें से किसी की बात भी वो सुने। इसी अरसे के बाद एक हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। उसने गांव में मौजूद वो छोटा सा घर बंद कर दिया
اور زمین बेचकर शहर आ गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े माफिया से हुई, जिसकी मदद से वो एक बड़ा गुंडा बनने में कामयाब हो गया। जहां भी कोई गैर कानूनी काम करना होता वो पहुंच जाता। लड़कियों को अगवा करना, लोगों को जान से मारना, इस तरह की सरगर्मियों ने उसे इतना पत्थर दिल बना दिया था कि उस पर कोई चीज असर नहीं करती थी। कुछ अरसे के बाद जब उसे यह हुक्म मिला कि उसने फारिया को अगवा करना है, तो पहली बार इस लड़की को देखकर उसका दिल धड़का। वो उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल चुका था, लेकिन उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी पाकीज़गी थी या ऐसी कौन सी चमक थी जो वो हाथ लगाने से भी घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं ये लड़की मैली ना हो जाए। वो उसे उस वीरान जगह पर भी पहुंचा चुका था और उसे ये भी खबर थी कि यहाँ पर उस लड़की के साथ जुल्म किया जाएगा। हमेशा से ऐसा ही तो होता आया था। वो वापस जा रहा था कि किसी अनजानी कुव्वत ने उसे रोक लिया। वो वापस उसी लड़की के पास चला गया और अब उसे लेकर अपने बड़े से बंगले में पहुंच चुका था। बिलाशुबा उसका एक एक घर, एक एक पाई हराम की थी। फारिया को वहां पर आए काफी देर गुजर चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। उससे शदीद भूख का एहसास हो रहा था। कॉलेज में उसने लंच करने का फैसला किया, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि पैसे ही घर भुलाई है। उसे किसी से पैसे लेने की आदत नहीं थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी जिससे वो कह सकती। इसीलिए भूखी रही। सोचा था कि घर जाकर अच्छा सा लंच करेगी, लेकिन फिर घर जाने की नौबत ही नहीं आई और इस जालिम इंसान ने उसे रास्ते से ही उठा लिया। एजाज, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बाहर से आया था, वो एक गैर जरूरी काम निपटाने गया था। जब उसे किचन से आवाजें आईं तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि रात के इस पहर कौन हो सकता है। जाकर देखा तो वो छोटी सी लड़की मुख्तलिफ बर्तनों में झांक रही थी। वो हाथ बांधकर दरवाजे के साथ ही खड़ा हो गया और उसकी हरकतें देखने लगा। इतना बड़ा किचन है मगर मजाल है कि खाने की कोई भी चीज रखी हो। बहुत ही फजूल इंसान है। इतनी तो उसमें अकल है और ना ही उसमें मेहमान नवाजी के गुण है। मुझे अपने साथ कितनी देर से लाया है, मगर मजाल है जो एक बार भी उसने मुझसे खाने का पूछा हो। एक तरफ टांग में उठता हुआ शदीद दर्द था तो दूसरी तरफ पेट भूख की वजह से आने वाली आवाजें। यह आपका अपना ही घर है मोहतरमा, आप जब चाहें अपने लिए खाना बना सकती हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं। और जहां तक आपसे खाने का पूछने का सवाल है तो मैं बहुत माजरत करता हूं, मैं भूल गया था। टेंशन में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। अपने पीछे से आने वाली मर्दाना आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए तो वो घबरा गई। पलटकर देखा तो एजाज खान अपनी भरपूर वजाहत लिए बहुत गौर से उसके मुखड़े को देख रहा था। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे बिरयानी खानी है। वो यूं फरमाइश करने लगी जैसे सामने उसका कोई करीबी खड़ा हो। मैं अभी नूरी से पता करता हूं, शायद उसने कुछ बचा कर रखा हो। इससे पहले कि वो किचन से बाहर निकलता, बात सुने, मैंने ताज़ा बिरयानी खानी है। ठीक है, मैं जाकर उससे बात करता हूं, वो तुम्हें अभी बना देगी। जब उसने क्वार्टर में जाकर झांका तो अपने छोटे से बच्चे को सुला रही थी। ये देखकर उसे तरस आ गया और उसे कहना बुरा लगा तो वो यूं ही वापस आ गया। किचन में उसे बर्तन निकालने लगा और वो हैरत से देख रही थी। काफी देर तक इसी तरह ही देखती रही। वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और पूछने लगी, आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, तुम्हें खानी है ना? क्या आपको बिरयानी बनानी आती है? उसने हैरत से पूछा तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाते कहने लगा, मुझे सारे खाने बनाने आते हैं। एक लंबा अरसा मैंने तन्हाई में गुजारा है, किसी और के हाथ के खाने की आदत नहीं थी। हवेली में भी नूरी के अलावा किसी और के हाथ का नहीं खाता। अब ये नूरी कौन है? उसने आंखें छोटी करके पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। खबरदार, जो तुमने बीवियों की तरह मुझ पर शक किया, वो इस हवेली की नौकरानी है, बूढ़ी औरत है, एक लंबे अरसे से मेरे पास काम कर रही है, मुझे अपने बेटे जैसा समझती है। तुम अपने इस छोटे से दिमाग में कोई शक ना लाना। मैं क्यों करूंगी आप पर शक? कौन सा मुझे आपसे कोई दिलचस्पी है? अच्छा ठीक है, इन सारी बातों को नजरअंदाज करो और मुझे बताओ तुम्हारी टांग का दर्द कैसा है? आप तो यूं पूछ रही हैं जैसे आपने उस पर कोई मरहम रखा हो। जब से आई हूं तब से तकलीफ में हूं, आपको मेरी कोई भी फिक्र नहीं और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वो अपनी पुरानी टोन में वापस आ चुकी थी और उसे यूं तो हर किसी से शिकायत करने की आदत नहीं थी, या फिर शायद उसे कभी कोई शख्स मिला ही नहीं था जिसके सामने वो अपने दिल का हाल खोलकर बयान कर सकती। आज वो जो भी दिल में आया बोले चली जा रही थी। मोहतरमा माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलें, सबसे पहले आपको बिरयानी बनाकर खिलाता हूं, उसके बाद आपको पेन किलर दूंगा और फिर आपके जख्म पर मरहम भी रखूंगा। आपका मुझ पर एहसान होगा। उसने मुंह बनाते कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। बिरयानी बहुत मजे की बनी थी। उसने आज से पहले इस कदर लजीज खाना अपनी सारी जिंदगी नहीं खाया था। वो भी उसकी फैन हो गई थी और ये बात कर रही थी कि बिलाशुबा एजाज खान बहुत अच्छा खाना बनाता है। जब वो खाना खाकर फारिग हुई तो मजाक मजाक में कहने लगी, जिनके शौहर अच्छा खाना बनाते हों उन बीवियों को कुकिंग सीखने की जरूरत नहीं।
खबरदार जो इस तरह का कोई भी ख्याल अपने जहन में लाया तो शादी के बाद तुमने ही खाना बनाना है। वो एकदम चुप कर गई। कभी उसका दिल करता कि वो इस इंसान पर एतबार करे और उसके साथ जिंदगी गुजार ले, लेकिन फिर जब उसे अपने ताया जान की याद आती थी और उसे उस चीज का एहसास होता था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस पर लगा दी थी। अगर वो उनको छोड़कर किसी पराये शख्स के पास चली जाएगी तो उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। यही वजह थी कि वो कोई एक फैसला नहीं कर पा रही थी। हर बार उसके कदम डगमगाने लगते थे। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। अब तो एजाज बहुत मसरूफ हो गया था। उसका ज्यादातर हराम कामों में ही वक्त जा रहा था। लड़कियों को अभी भी वो स्मगल करता था। जब उसे इस बारे में पता चला तो वो एक दिन चीखते हुए कहने लगी, आखिर तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें उन लोगों पर जरा तरस नहीं आता? उसने बहुत ही तहम्मुल से अपनी होने वाली जौजा की बात सुनी। अपने मामलात में मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी बातें इसीलिए सुन रहा हूं क्योंकि तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दो। जहां तक उन लड़कियों को स्मगल करने का सवाल है तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत रौंद कर घर से बाहर निकलती है, दुनिया भी उसे कुचल देती है। उसकी अजीब ही कहानी थी जो फारिया को तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। कई बार उन दोनों की लड़ाई भी हो चुकी थी और फिर आखिर एक दिन उसने इस घर से भागने का फैसला किया। वो अपने शौहर को समझा समझा कर थक चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि दूसरी औरतों की बददुआएं उसे लगें। वो जितना जल्दी हो सके उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहती थी। अब तो एजाज को भी उस पर यकीन हो गया था कि वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेफिक्र था। अब वो उस पर पहले की तरह नजर नहीं रखता था और ना ही अपने गार्ड्स को उसके पीछे लगाया था। फारिया हद से ज्यादा मासूम लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह थी कि वो सब लोगों पर अंधा यकीन कर लेती। नूरी पर भी वो हद से ज्यादा यकीन करती थी। उसने अपने जाने के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसी औरत को बताया था। उसे लगा था कि वो अपने साहब को नहीं बताएगी। रात जब वो वहां से निकलने के लिए बाहर निकली, अभी बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो वहां पर एजाज खान मुस्कुराता चेहरा लिए उसी की तरफ देख रहा था। मैंने बताया भी है कि तुम यहां से बचकर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही मुझे तुम्हारी जात में कोई दिलचस्पी है, और तुमसे खौफ महसूस होता है। तुमने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ जुल्म किया होगा, कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतारा होगा और कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेला होगा। क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, एजाज का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। खबरदार, जो आइंदा कभी अपनी गंदी जबान से मेरी माँ के बारे में कोई सवाल पूछा, तुम्हारी ये जबान गुद्दी से खींच लूंगा। थप्पड़ की आवाज इतनी ऊंची थी कि काफी देर तक तो उसे अपने कानों में गूंजती महसूस होती रही। जहां तक तुम्हें यहां पर लाने का और रखने का सवाल है तो ये तुम पर एहसान कर रहा था, मगर लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें बहुत शौक है ना यहां से भागने का और अपने ताया जान के पास वापस जाने का, तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर मेरे पास मदद के लिए मत आना। ये कहकर उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया, जिन्होंने हवेली के दरवाजे खोल दिए। चंद लम्हों के लिए तो वो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शेरू, जो कि थोड़ी देर पहले वहां पहुंचा था, अपने साहब की हरकत देखकर परेशान हो गया और एजाज के कंधे पर हाथ रखते बोला, साहब, ये लड़की मर जाएगी, आप सारी उम्र पछताते रहेंगे। इसको वापस ना भेजें, ये नादान है, थोड़े ही अरसे के बाद समझ जाएगी। नहीं शेरू नहीं, मैं इसकी आंखों में गद्दारी देख रहा हूं, बगावत देख रहा हूं, और इस तरह के लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं जब इसे मौका मिलता है कि वो जरूर धोखा देते हैं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे धोखा ना दे, इसीलिए खुद अपने हाथों से उसे आजाद कर रहा हूं। उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसकी किस्मत है। मेरा मकसद उसकी हिफाजत करना था और उसे अपने साथ लेकर आना था। मैंने वो सब किया, मगर ये मेरे पास रुकने के लिए राजी नहीं हो रही, तो मैं इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम जानते हो, मैंने ना सिर्फ अपने दोस्तों को बल्कि अपने दुश्मनों को भी खुली आजादी दी हुई है। अगर वो चाहें तो मेरे साथ रहें, लेकिन अगर उनका दिल नहीं मानता तो दरवाजे खुले हुए हैं। वो किसी भी वक्त यहां से जा सकते हैं। मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में अपने लिए जबरदस्ती मोहब्बत नहीं डाल सकता। मैंने उसे भी आजाद छोड़ा, ये जो जी चाहे करे। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, जबकि शेरू फिक्रमंदी से उस छोटी लड़की को देखने लगा जो उस वक्त बहुत तेजी से बाहर निकल रही थी, यूं जैसे उसके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा गया हो। उसके दिल में आया कि वो उसे रोक दे, लेकिन फिर अपने बॉस की वजह से खामोश हो गया। दूसरी तरफ जब वो हवेली पहुंची, उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अचानक ही उसकी नजर बालकनी पर पड़ी, जहां पर ताया खड़े थे, मगर उनके लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी, उनकी आंखों में गुस्सा था। इसे लग रहा था ताया जान उससे सवाल करेंगे, उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, उसको अपनाएंगे, मोहब्बत करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। तुम अभी तक मरी नहीं हो। उनके सवाल पर इसे लगा था कि इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो।
क्या मतलब है ताया जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और बाकी घर वाले कहाँ पर हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम अभी मरी क्यों नहीं? मैंने एक आदमी को तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वो जो कुछ भी कह रहा था वो ठीक कह रहा था। अरे उस जलील इंसान ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं क्यों भूल गया कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, इसीलिए तो उसने तुम्हें वहां से भगाया। मगर उसकी बदकिस्मती कि वो अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपनी मां को नहीं बचा पाया था। उसकी मां को उसकी नजरों के सामने मैंने ज्यादती का निशाना बनाकर मार दिया था। अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। फारूक, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक इनाम रखा है। अचानक ही उसका कजन पर्दे के पीछे से बाहर निकला और उसकी तरफ खबासत भरे अंदाज में देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हें मैंने उस रात बहुत अच्छी पेशकश की थी, अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेती तो आज इस सब की नौबत ना आती। मगर क्या करें, किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तुम्हारी किस्मत में भी शायद जलालत लिखी थी। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, गोली चली और उसके सीने में लगी। एक जोरदार चीख फारिया की ताया के मुंह से निकली। बेसाख्ता उनकी नजर गोली चलाने वाले इंसान की तरफ उठी तो वो पलक झपकाना ही भूल गए। वो कोई और नहीं बल्कि एजाज खान था। तुमने ना सिर्फ अपने बेटे के साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की। तुम्हें पता है कि मैंने उस दिन क्यों अपनी सांसें रोक ली थी और क्यों जाहिर किया था कि मैं मर गया हूं? क्योंकि तुम्हारी सांसें बंद कर सकूं। तुम्हें पता है जिस दिन सबसे पहले तुमने मुझसे अपना एक काम करवाया था, मुझे उसी दिन तुम पर शक हो गया था कि तुम वही चौकीदार हो। मगर उसके बावजूद भी मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता था तुम अपनी जबान से इन सब का इतराफ करो। और देखो, आज तुमने खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। ये सब कुछ कहकर उसने एक गोली चलाई और उस इंसान का भी किस्सा खत्म कर दिया जिसने उसकी मां को जलील किया था। अब वहां पर सिर्फ फारिया और एजाज खड़े थे और वो फूट फूट कर रो रही थी। देखा, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे ताया जान की हकीकत आ गई। अब तुम क्या कहना पसंद करोगी? मेरे ताया जान और तुम में कोई फर्क नहीं, तुम भी तो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैं कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। लोगों को अगवा करना छोड़ दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो और मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। उसने एक उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाया जिसे फारिया ने थाम लिया, क्योंकि अब उसके पास एक आखिरी ही कीमती चीज बची थी। बाकी सब कुछ तो वो खो ही चुकी थी।